जय हिंद दोस्तों। ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट 2024 में अमित शाह ने बोलते हुए ये कहा है, अभी हाल ही में ये समिट हुआ है, उन्होंने कहा है कि पूरे देश में ये लोकसभा चुनाव 2024 में जो होने जा रहा है उससे पहले CAA लागू कर दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले भी खबरें आई है, इससे पहले भी बहुत ज़्यादा इस सब की चर्चा रहा है कि CAA लागू होने वाला है, हो रहा है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। मैं आपको बता दूं CAA लागू हुआ नहीं, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये इलेक्शन से पहले लागू होके रहेगा। अब देखिए, इसको लेकर बहुत सारे लोगों में बहुत तरह की गलतफहमियाँ हैं। बहुत सारे लोग CAA को NRC समझते हैं, NRC को NPR समझते हैं, NPR को NRC समझते हैं। मतलब ये तीनों चीज़ जो है NRC, NPR और CAA, तीनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं और तीनों का अलग अलग काम है और तीनों एक साथ कभी भी लागू नहीं हो सकता है। तो इसके बारे में बता दूं कि तीनों चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ कि किसमें क्या होता है। आपको जानकारी है तो भी, ना जानकारी है तो भी आप पूरे वीडियो में बने रहेंगे ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाएंगे। बहुत कम समय में इस वीडियो को खत्म करूंगा। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को आप लाइक जरूर करेंगे। देखिए, CAA लागू करने की बात कही जा रही है। आपको बता दूं 2019 के दिसंबर में इस बिल को पारित किया गया था और राष्ट्रपति द्वारा इसे मुहर लगा दिया गया था। तो उसके बाद पूरे देश में विरोध हुआ था, पूरे देश में विरोध हुआ था, पूरे भारत भर में विरोध किया गया था कि CAA लागू नहीं करना चाहिए, CAA अच्छा कानून नहीं है। और इसको लेकर बहुत जगह आंदोलन भी हुए। जैसे तैसे लोगों को समझाते समझाते काफ़ी समय बीत गया और उस समय क्या हुआ कि कोरोना काल आ गया 2020 में और देश में लॉकडाउन लग गया। इस कारण से ये आंदोलन थम गया। हालांकि CAA लागू नहीं किया गया था। अब CAA को लोग गलत तरीक़ों से पेश किया गया। बहुत सारे लोग ऐसे थे, बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो मुसलमानों को गलत तरीके से इस चीज़ों को बताए और मुसलमानों को ये लगा कि नहीं, हमारे खिलाफ ये CAA लाया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस CAA का पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये नागरिकता देने वाली कानून है, ये नागरिकता लेने वाली कानून नहीं है। ये नहीं कि किसी की नागरिकता ले ली जाएगी, ये नागरिकता देने के लिए कानून। हाँ, भले ही इसमें एक धर्म मुस्लिम को छोड़ दिया गया है, लेकिन बाकी धर्म है उसको नागरिकता देने के लिए। अब बाकी धर्मों के लोगों को अगर नागरिकता दिया जा रहा है तो मुस्लिम की नागरिकता को कोई खतरा इससे नहीं है। आपको बता दूं, देखिए 31 दिसंबर 2014 से पहले जितने भी हिंदू हो गया, बौद्ध हो गया, जैन हो गया, पारसी हो गया, सिख हो गया, ये लोग हैं जो अल्पसंख्यक है। आपको बता दूं बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन तीनों देशों में ये सभी अल्पसंख्यक हैं और अल्पसंख्यक है जो वहाँ से पीड़ित थे। जैसे आपको बता दूं, चाहे वो बंटवारा का टाइम हो या फिर अपने देश में कई युद्ध हुआ उसमें हो या फिर किसी प्रकार से पीड़ित होकर अगर इन तीनों देशों का अल्पसंख्यक अगर यहाँ पे आ गया हुआ है और वो यहाँ पर रह रहा है, लेकिन आज तक नागरिकता उसको नहीं मिला है, काफ़ी सालों से रह रहा है, मान ली कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, कोई आज़ादी के टाइम से ही रह रहे हैं और नागरिकता उनको नहीं मिली, तो ऐसे लोगों को नागरिकता दिया जाएगा। कहा गया है कि इसको ऑनलाइन पोर्टल तैयार कर लिया गया है और सारा काम ऑनलाइन माध्यम से ही होगा। जो लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए हैं, मुस्लिम छोड़ के कोई भी धर्म का हो, हिंदू, जैन, पारसी, सिख और बौद्ध, इसकी बात बता रहा हूँ, तो इन सभी को नागरिकता दिया जाएगा। इनसे किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे कि आप कैसे इस देश में एंट्री किए थे, आपके पास क्या प्रूफ है कि आप पाकिस्तान के हो या बांग्लादेश के हो या फिर अफगानिस्तान के हो। सिर्फ हिंदू हैं इसलिए उनको नागरिकता दे दी जाएगी, या फिर जैन है इसलिए नागरिकता दे दी जाएगी, या फिर बौद्ध है इसलिए नागरिकता दे दी जाएगी, या फिर पारसी है इसलिए नागरिकता दे दी जाएगी, या फिर सिख है इसलिए नागरिकता दे दी जाएगी। सिर्फ मुस्लिम को छोड़ा गया। अब अमित शाह का कहना है मुस्लिम को क्यों छोड़ा गया, तो उन्होंने ये तर्क दिया है कि देखिए, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या अफगानिस्तान हो, ये इस्लामिक बहुल मुल्क है, मतलब ये इस्लामिक कंट्री है और यहाँ मुसलमानों का ही शासन चलता है। मुसलमान वहाँ पे बहुसंख्यक है, तो बहुसंख्यक जिस देश में बहुसंख्यक खुद है तो वो पीड़ित नहीं हो सकते और वहाँ से पीड़ित होकर वह भारत में नहीं आ सकते हैं। आप घूमने आ सकते हैं, काम के लिए आ सकते हैं, किसी और रीजन से आ सकते हैं, लेकिन पीड़ित होकर नहीं आ सकते हैं क्योंकि इस्लामिक कंट्री है। पीड़ित वही होता है जो अल्पसंख्यक रहता है, तो उनको लगता है कि अल्पसंख्यक पीड़ित है, इसलिए अल्पसंख्यक को ही, जो वहाँ के अल्पसंख्यक है वो यहाँ आएंगे तो उनको नागरिकता आसानी से दे दी जाएगी। अब रही बात यहाँ के मुसलमानों के, इससे खतरा क्या है, इससे दिक्कत क्या है या फिर अच्छा क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ना उनको खतरा है, ना इससे अच्छा है, ना कोई दिक्कत है। उनको इससे कुछ लेना देना ही नहीं। वो जैसे यहाँ के नागरिक थे हैं वैसे ही रहेंगे, उनके नागरिकता पर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से कोई मुसलमान आया हुआ है यहाँ पे और रह रहा है तो उन्हें नागरिकता इस कानून के तहत नहीं दी जाएगी।
इस कानून के तहत नहीं दी जाएगी। उसके लिए एक अलग कानून है जो पहले से है, और उस कानून के तहत मुझे नागरिकता दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए प्रोसेस अलग है। जैसे आपने देखा होगा कि मोहम्मद शमी को, जो सिंगर है, उसको मोहम्मद शमी को भारत की नागरिकता दे दी गई यहाँ पे, और रह रहा है आराम से, यहाँ पे घर खरीद लिया, सारा चीज़ हो गया, यहाँ के नागरिक हो गया, यहाँ के सारे चीज़ कारोबार कर रहा है, अपना काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं जिनको नागरिकता यहाँ की दी गई है, जो पाकिस्तान से आए हुए हैं, अफगानिस्तान से आए हुए हैं, या फिर बांग्लादेश से आए हुए हैं। तो उसका प्रोसेस अलग है, उसके लिए एक प्रॉपर अलग से डेडिकेटेड वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा कि उसका प्रोसेस क्या है, लेकिन इस कानून के तहत नहीं दी जाएगी। तो आप समझ गए कि क्या है, इससे मुसलमानों को कुछ लेना देना ही नहीं है, न लेना है न देना है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है, आप जैसे इस देश के नागरिक हैं वैसे इसी देश के नागरिक रहेंगे। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से जैसे है वैसे नॉर्मल रहे। दूसरा बात एनआरसी के करने जा रहे हैं। देखिए एनआरसी और एनपीआर, एनपीआर भी आपने सुना होगा, एनआरसी तो आपने सुना होगा कि नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजनशिप, तो ये तो हो गया एनआरसी। दूसरा एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। एनपीआर क्या होता है? एनपीआर हम उसे कहते हैं कि जनगणना, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जनगणना, जो हर 10 साल 11 साल के आसपास में हर साल होता है अपने देश में। जैसे 2011 में हुआ था लगभग, उसके बाद अभी तक एनपीआर अपने देश में नहीं हुआ, जनगणना नहीं हुआ। इसमें क्या है कि नागरिकों की गिनती होती है, नागरिकों की गिनती होती है कि किस धर्म के लोग हमारे देश में कितनी संख्या में है, किस जाति के लोग कितनी संख्या में है। हालांकि जाति आधारित जनगणना जो है वो राज्य स्तर पर होता है, जैसे बिहार में नीतीश कुमार ने कराया जाति आधारित जनगणना कि हमारे देश में कौन सी जाति कितनी संख्या में है, लेकिन पूरे नेशनल स्तर पर होता है। तो ये नागरिकों की गिनती होती है, और ये धर्म के आधार पर सिर्फ, क्योंकि धर्म नाम बढ़ता है तो उसमें धर्म का पता चलता है कि इस धर्म के लोग इतने आबादी में है, तो उसे नागरिकता कहते हैं। ये सिर्फ गिनती करने के लिए होता है, इसमें नागरिकता किसी को हटाने के लिए या फिर लगाने के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी देखते होंगे कि बहुत सारे स्टेट में नागरिकता, आपको बता दूं एनपीआर चालू हो चुका है। तो वहाँ पे लोग जाते हैं जनगणना के लिए, सरकारी पदाधिकारी जाते हैं, जो आपके आसपास में कोई स्कूल होता है, आपके आसपास में कोई सरकारी संस्था होता है, तो वहाँ से पदाधिकारी जाते हैं, आपके तहसील से, ब्लॉक से लोग जाते हैं, और वहाँ पे आपके नागरिकता के लिए आपका नाम, पता, घर में कितने मेंबर है, कितना कमाते हैं, आपके पास गाड़ी है कि नहीं, आप कितने आर्थिक रूप से कितने संपन्न है, ये सारी चीज़ों की जानकारी ली जाती है। उसी आधार पर पता किया जाता है कि हमारे देश में कितने किस धर्म के कितने लोग हैं। दूसरा क्या है कि अमीर कितने हैं, गरीबी रेखा से नीचे लोग कितने हैं। तो इसी आधार पर आपने देखा होगा कि राशन कार्ड जो बनता है इसी आधार पर बनाया जाता है। जो गरीबी रेखा से नीचे जो जनगणना में आते हैं उनको राशन कार्ड का लाभ मिलता है, आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलता है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता है, इसके अलावा बहुत सारे योजना का लाभ उनको दिया जाता है। तो इसके लिए गिनती होता है, जिसे एनपीआर कहते हैं, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। लेकिन इसको लेकर भी गलत अफवाह फैलाया जाता है कि इसमें आपको एंट्री नहीं कराना है, अपना नाम नहीं लिखाना है, ये भी मुसलमानों के खिलाफ है, ये भी इस धर्म के खिलाफ है, आपका ये रिकॉर्ड लिया जा रहा है, आपको आगे चल के दिक्कत हो जाएगी, आपसे आपका इतिहास लिखा जा रहा है, इतिहास पूछा जा रहा है। मैं आपको बता दूं, देखिए जनगणना जो होता है इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। आपके आधार नंबर एंट्री किए जाते हैं, आपके घर में कितने लोग हैं, कितने परिवार है वो पूछा जाता है, कौन क्या काम करता है ये पूछा जाता है, आपके पास क्या क्या कितना संपत्ति है ये पूछा जाता है, आप गरीब है अमीर है यही जानकारी ली जाती है। तो इससे ये कहने की ये पता लगाया जाता है कि आप कितने संपन्न हैं, कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं और कितनी जनसंख्या हमारे देश में, ये चीज़ तय किया जाता है एनपीआर से, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से। अब एनआरसी की बात करते हैं, तो एनआरसी आपने देखा होगा कि आसाम में लागू किया गया था, और आसाम में एनआरसी लागू किया गया था तो इसमें हिंदू और मुसलमान से कुछ लेना देना नहीं। इसमें हिंदू भी जद में आए थे, मुसलमान भी जद में आए थे। आपको बता दूं कि जितने संख्या में मुसलमान वहाँ एनआरसी में डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा कर पाए थे, लगभग उतने संख्या में ही हिंदू भी डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा कर पाए थे। तो ये नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए। आप मान लीजिए एनआरसी होता है तो बहुत सारे हिंदू ये कहते हैं कि भाई कागज़ दिखाना पड़ेगा, मुसलमानों को कागज़ दिखाना पड़ेगा, खूब मज़े लेते रहते हैं सोशल मीडिया में। मैं बता दूं भाई साहब आपको कि ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध की बात ही नहीं है। जब एनआरसी कभी भी लागू होगा, वो हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, आदिवासी हो, आपको बता दूं कोई भी हो, पारसी हो, सबको आपको ये क्लियर दिखाना होगा कि आप यहाँ के नागरिक है कि नहीं। सबको अपना डॉक्यूमेंट्स जमा करना पड़ेगा। और आपको बता दूं कि आपको लाखों की संख्या में ऐसे मुसलमान हैं जिसके पास पीढ़ी का रिकॉर्ड नहीं है। इसी तरह लाखों करोड़ों की संख्या में हिंदू भी हैं जिनके पास अपना इतिहास पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं रख पाए हुए हैं। क्यों नहीं रख पाए, कारण बता रहा हूँ। होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पलायन करते रहते हैं समय समय पर। जैसे कि कोई व्यक्ति है, गांव में रह रहा था कहीं पे, बिहार के रहने वाले, यूपी के रहने वाले, बंगाल के रहने वाले कहीं पे। अब हुआ क्या कि काम की तलाश में उनके पापा निकले कहीं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, वहीं पर शिफ्ट हो गए।
वहाँ का उन्होंने प्रॉपर्टी छोड़ दिया या फिर बेच दिया, हटा दिया, फिर यहाँ से उनके बच्चों को कहीं और सेटल हो गया, वो उनके बच्चे कहीं और सेटल हो गए। ऐसे आज़ादी के बाद से कोई परिवार 20 जगह सेटल हो चुका है और उनके पास सबका रिकॉर्ड नहीं है। सेटल होते गए, बेचते गए, सेटल होते गए, बेचते गए, सबका रिकॉर्ड नहीं था। ऐसे लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में लोग हैं जिनको दिक्कत होने वाली है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान हो। तो एनआरसी लागू हुआ तो ऐसे सारे लोगों को दिक्कत होगा और सारे लोग इसका विरोध करेंगे और सारे लोग इसके जद में आएंगे। लेकिन अमित शाह ने कहा है संसद में कि एनआरसी कभी भी अपने देश में लागू नहीं किया जाएगा, पूरे देश में कभी लागू नहीं किया जाएगा। ये आसाम में ट्रायल के तौर पर लागू किया गया था जो सक्सेस नहीं रहा, इसीलिए पूरे देश में ये कभी भी लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो एनआरसी एक ऐसा चीज था जो एनआरसी में ये साबित करना था कि आप सही में इस देश का नागरिक है कि नहीं, आपके पिताजी यहाँ के हैं कि नहीं, आपके दादाजी यहाँ के हैं कि नहीं, तो ये साबित करना था। तो ये लागू होने का नहीं है, क्योंकि आपको बता दूं कि 30 से 40% अपने देश की आबादी है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, पारसी हो। मैं आपको बता दूं कि उसका 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी पहले का रिकॉर्ड उसके पास हो ही नहीं सकता है, नहीं है। ज़्यादातर लोगों तो पलायन के कारण नहीं है, जो लोग अस्थायी भी है उनका भी नहीं, 4-5 पीढ़ी पहले का किसी के पास रिकॉर्ड नहीं होता है। इसीलिए घबराने वाली बात नहीं है, ये लागू होगा तो सबके लिए होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। और मैं कई बार बता चुका हूँ, आपको बार बार बता रहा हूँ कि इसको लेकर गलतफहमी पालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह कई बार कह चुके हैं कि ये देश में लागू नहीं होगा। इसके आड़ में इसका नाम लेके बहुत सारी विपक्षी पार्टी क्या करते हैं कि मुसलमानों का डरा के उसको अपना वोट बैंक बना के रखे हुए हैं। जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं उनका चारा अब मुसलमान बन गए हुए हैं, थोड़ा उसको, थोड़ा उसको, थोड़ा उसको, थोड़ा उसको, अपना वोट को बांटते हैं। और सभी के जो बहुत सारी पारिवारिक पार्टी है जो अपना उन्हीं के बदौलत अपना रोटी सेकते रहते हैं, अपना घराना चलाते रहते हैं, अपने घर के लोगों को सांसद विधायक बनाते रहते हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री बनाते रहते हैं। मैं आपको कहूँगा, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इन सभी बातों को जब तक खुद से आप उस चीज़ों को नहीं पढ़े, खुद से उस कानून को नहीं देखे, जैसे सीए है उसके बारे में पढ़िए, गूगल पर सारा चीज़ है, गूगल पे सारा चीज़ है, उसका पूरा तैयार है कि इस कानून के तहत क्या क्या है, उसमें देखिए आपकी मेरा क्या वाकई में मेरा नुकसान होने वाला है, तब आप विरोध में आइए। आप एनआरसी के बारे में पढ़िए कि क्या सही में ये लागू होने वाला है, क्या लागू होगा तो सिर्फ मुझे ही दिक्कत होगी, क्या किन लोगों के लिए लागू होगा, अगर लागू होगा मेरे पास पेपर नहीं तो क्या ऑप्शन मुझे दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें पढ़िए, अगर सही में आपको लगता है दिक्कत है तो विरोध करिए, सिर्फ सुन के विरोध मत करिए। एनपीआर के बारे में समझिए, एनपीआर है क्या, एनपीआर को भी लोग एनआरसी से जोड़ के लोगों को बरगला रहे हैं। तो इसलिए शिक्षित इंसान जो है, शिक्षित है, वो पहले उस चीज़ों को देखता है, पढ़ता है, समझता है, फिर उसका विरोध करता है। लेकिन होता क्या है कि अब जो अशिक्षित लोग हैं उनको एक शिक्षित लोग, 2 शिक्षित लोग जो ऊपर में बैठे हुए हैं और वो उनका फायदा उठा के उनको बरगला के आंदोलन करवा देते हैं, विरोध करवा देते हैं किसी चीज़ का, जिस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं होता है। और क्या होता है, एक दिन वो सांसद, विधायक या फिर मंत्री बन जाते हैं, उनका जो मकसद रहता है वो पूरा हो जाता है। आम जनता जहाँ है वैसे ही अपना घिसता पिटता रहता है। तो आपको बता दूं कि सीएए से मुसलमानों की कोई दिक्कत नहीं है, एनआरसी लागू नहीं होगा, एनपीआर जनगणना के लिए होता है। तो आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाया हूँ। देखिए मेरा चैनल ही है अवेयरनेस के लिए, अवेयरनेस बताता हूँ आपको, कोई कानून का अपडेट बताता हूँ आपको, सोशल पॉलिटिकल कोई मुद्दा है उस पर बात करता हूँ। आपको बता दूँ, देखिए जागरूक करना लोगों को बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा चीज़ होता है जागरूकता। आप कितना भी पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी है, अपने फील्ड का एक्सपर्ट है आप, लेकिन आपके पास ये नहीं कि पूरे दुनिया का नॉलेज आपके पास रहता ही रहता है। इसलिए किसी का बात सुन के अच्छे लोग भड़क जाते हैं, अच्छे लोग ये होता है कि गलतफहमी पाल लेते हैं। तो अवेयर होने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं तो बहुत ज्ञानी हैं। जब तक आप खुद से नहीं पढ़े, देखे, नहीं समझे, तब तक इस तरह का विरोध करना या फिर विरोध में बोलना अच्छा नहीं होता है। इस चीज़ों को समझना चाहिए। और आपको एक और जानकारी दे दूं कि ये एनआरसी जब लागू हुआ था आपका आसाम में और पूरे देश में लागू होने के लोग अफवाह फैला रहे थे या फिर बात हो रही थी, उस टाइम में क्या हुआ था आपको बता दूं। उस समय ये हुआ था कि जितने मुसलमान विरोध में उतरे हुए थे उतना हिंदू भी विरोध में उतरे हुए थे। आप देखते रहेंगे उतने हिंदू लोग भी विरोध में उतरे हुए थे, क्योंकि उन्हें भी लग रहे थे कि मुझे भी समस्या होने वाली, मुझे भी कागजात जमा करने पड़ेंगे, मुझे भी साबित करने पड़ेंगे। क्योंकि दोनों तरफ से लोगों को बरगलाया गया, एक ऐसा सिचुएशन बना दिया गया कि देश का माहौल पूरा खराब हो गया होता। और जो लोग इस चीज़ को समझ रहे थे, जिन लोगों को पता था, वो लोग अपना शांति से बैठे हुए थे। दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा लीजिए। लेकिन पुराने सब्सक्राइब हुए थे इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जो आप ही के मुद्दे पर होगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।